कंक्लूजन, उसके अनुसार ये होता है कि सभी जितने भी विषय अपन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पर्यावरण विषय उसको ही सबसे पहले पढ़ाया जाना शुरू करना चाहिए। उसका कारण जो हमारे साथियों ने निकाला वो ये बताया कि बालक जब समझना शुरू करता है उस दिन से पर्यावरण के बारे में पूछना शुरू करता है, हर चीज के बारे में, ये क्या है, उसकी क्यूरियोसिटी जो है, जिज्ञासा लगातार पर्यावरण के बारे में बनी रहती है। तो हम जो है ना, घर में भी माँ, पिताजी, परिजन गाय बगाए उसको पर्यावरण का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं और पर्यावरण से सीखता चलता है। अगर स्कूल के लेवल पर थोड़ा सा उसका ज्ञान का दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है, उस वक्त अगर शिक्षक पर्यावरण को ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाए तो उसकी जो है ना ज्ञान जो है वो बढ़ेगा और उसकी पर्यावरण के प्रति जानकारी है वो विकसित होगी। तो सबसे पहले बात है पर्यावरण के प्रति, क्योंकि पैदाइश से बच्चा जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, इसलिए अन्य विषयों की तुलना में, अन्य विषयों के बारे में, अन्य किताबों के बारे में जितनी भी जानकारी वो पर्यावरण के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा जो है पर्यावरणीय घटनाएं होती रहती है, उनके बारे में भी बच्चे को जो है जानकारी हमें जो पारिवारिक लेवल पर नहीं दी जा सकती तो प्राथमिक कक्षाओं में हमें शुरू कर देनी चाहिए। अन्य विषय जितने भी है वो उसके लिए, बालक के लिए एक तरह से पर्यावरण है, तो उनसे जोड़ने के लिए भी बच्चे को जो है पर्यावरण का अध्ययन करवाया जाना जरूरी है। इसके अलावा पर्यावरण का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए, ये अगर हम समझ बच्चे में प्राथमिक कक्षाओं में शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा और वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहेगा, पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी हमें जो है बच्चे को पर्यावरण का अध्ययन करवाया जाना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में। इसके अलावा हमें ये भी बताने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करवाना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में कि भाई उसके जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है, पर्यावरण के कौन से घटक से उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, कौन से घटक से उसके पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहे हैं, कौन से घटक से उसके नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं। अगर ये चीजें हम उसको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, समझ विकसित होती है, उस लेवल के अनुसार उसको बताते जाएंगे तो उसको पता रहेगा कि पर्यावरण का उसके जीवन में क्या महत्व है और वो जो है पर्यावरण के प्रति लगातार संवेदनशीलता दिखाएगा। तो इस तरह से बालक की पर्यावरण के प्रति पूर्ण समझ विकसित करने के लिए निश्चित रूप से बड़ी कक्षाओं से शुरू नहीं करके छोटी कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में बालक को जो है पर्यावरण अध्ययन करवाया जाना चाहिए। इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन किया जाना इन बिंदुओं के अनुसार अत्यंत आवश्यक है। हमारे ग्रुप के साथियों, यही प्रश्न था कि आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। तो हमारे ग्रुप के साथियों ने मंथन करके जो निचोड़ निकाला है वो बता रहा हूँ। ये जो विषय है, ये रिमोट से जैसे अपने टीवी चलाते हैं, ये वो रिमोट है, वो समझ में आ गया तो बाकी विषय समझ में आ जाएंगे। ये वो विषय है जो विद्यालय जाने से पूर्व बच्चा उस विषय के बारे में काफी कुछ जानता है। एक छोटा सा बच्चा ये जानता है कि बाथरूम जाकर के हाथ धोना है, फिर घर में जाना है, क्यों धोना है ये उसे पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि हाथ धोना है, खाना खाने से पहले हाथ धोना है, क्यों धोना है, कब धोना है, कैसे धोना है, किसी भी विषय के बारे में कब, क्यों, कैसे, ये तो विद्यालय में सीखता है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी उसे पूर्व में होती है। तो हमारे साथियों ने ये कहा कि इस विषय में बच्चा अपने जो चारों तरफ परिवेश है, उस परिवेश के बारे में प्रारंभिक जानकारी उसको है और उसे उस ज्ञान से आगे विद्यालय में जोड़ दिया जाता है। यह विषय दूसरे विषयों को सीखने का आधार विषय है। किसी विषय या घटना के बारे में कैसे जाना जाए, कैसे सीखा जाए, यह विषय एक प्रक्रिया प्रस्तुत कर देता है, जैसे अवलोकन, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, तथ्यों को इकट्ठा करना, विश्लेषण करना। पर्यावरण अध्ययन से, इसके शिक्षण से स्वच्छता के बारे में, स्वास्थ्य के, प्रदूषण के वास्तविक जानकारी होने की जागरूकता उसमें होती है। एक उदाहरण मैंने अभी देखा, 5-7 दिन पहले मैं कोलाइट गया, एक 4 साल का बच्चा मेरे साथ में,
वहाँ ईंट भट्टे के ऊपर से वो धुआं निकल रहा था। अरे मैंने देखा चिमनी में से धुआं था। वो बच्चा धुआं को देखते मेरे को कह रहा है कि अंकल देखो देखो क्या हो रहा है, ये तो पोल्यूशन हो रहा है, इससे तो सारे पक्षी मारे जाएंगे। उसको इतनी चिंता हुई, इमोशनल हो गया कि इतना धुआं हो रहा है, ये तो सारे पक्षी मर जाएंगे, इसको तो रोकना चाहिए। तो ये जो है इसका मतलब वो जानता तो था। तो ये विषय कब क्यों कैसे इस विषय में आगे ज्ञान करवाया जाता है। उसके ज्ञान की अपेक्षा इस विषय के अंदर व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस विषय में करके सीखने पर बल दिया जाता है, ना नहीं भाई जो इसका ही होता है। और इस विषय से ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन करवाया जाता है। मतलब उस संबंधी काफी कुछ जानता है अपने परिवेश में, अपने पर्यावरण में, पशुओं से, पक्षियों से, मनुष्य से, समाज से, मित्रों से बहुत कुछ उसने पहले ही सीखा है और उसको ज्ञात से अज्ञात की तरफ अध्यापन करवाने में और रुचि का विषय बन जाता है। इसलिए विषय पढ़ाया जाना आवश्यक है और पढ़ाया जाता है। बात ये चल रही थी पर्यावरण पे उसका रेगुलर धीरे धीरे ये अपना रेगुलर हो रहा है। बात ये चल रही है पर्यावरण पढ़ाना चाहिए जरूरी से क्यों भी ले रही है, ये सोच रहे बच्चा काम सीखा हुआ इसका काम चल जाएगा, पास हो जाएगा, दूसरे पे हम ध्यान दें, इसमें हम ध्यान नहीं दें। तो ये ध्यान हम देंगे जो कोशिश करें, ये बात आगे चलो। वो लिखा है मोटे तौर पर जो हमने कहा क्यों पढ़ाते हैं या क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। और अगर हम ये जो हमने लिस्ट किए हैं यहाँ पे जिन चीज़ों को क्रमबद्ध किया है, तो मोटे मोटे तौर पे आप क्या कहेंगे ये क्या है? मैं कहूँगा कि ये उसके उद्देश्य है। लगता है आपको ऐसा? ये एक विषय है, उस विषय को पढ़ाने के बाद हमें मिल क्या जाएगा? क्योंकि शिक्षक या पूरी व्यवस्था समाज क्या चाह रही है? बच्चों में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन चाह रही है। तो उस परिवर्तन को हम ऐसे शायद रख सकते हैं, जो पर्यावरण अध्ययन विषय से बच्चों में आना अपेक्षित है। यही वाली बात है मोटे मोटे तौर पे। यहां पे 3 चीजें लिखी हुई है, क्या, क्यों, कैसे। हम चर्चा को अब थोड़े से और गहराई में लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, ये उद्देश्य है। सार्वजनिक रूप से जितने भी हमारे पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, पाठ्यचर्या है, उन सब में ये उद्देश्य हमको मिलते हैं। हमें लिखा हुआ है ऐसा होना चाहिए, बच्चों में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ जो हमने 3 चीजें लिखी है, इसके एक के नीचे अभी हमने निशान लगा रखा है, वो है क्यों। और जैसा कि मैंने कहा कि हम थोड़ा सा चर्चा को अब और गहराई में लेके जाएंगे। लंच से पहले उसको हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये ऐसा होगा जो थोड़ा दिमाग को और खोलेगा। थोड़ा सा हो सकता है कहीं कठिन लगे तो आप मुझे बताइएगा, बोलिएगा कि इसको थोड़ा सरल करिए, ये थोड़ा कठिन हो रहा है। हम क्या बात करेंगे कि हमने जो उद्देश्य रखे हैं, मोटे मोटे तौर पर उद्देश्य रखे हैं, वो वही उद्देश्य क्यों है। इन्हीं उद्देश्यों का क्यों चयन किया गया। और बात देखिए, ये वाली बात पर्यावरण अध्ययन विषय के संबंध में विशेष रूप से पूछी जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ हिंदी आगे तक जाएगा, इंग्लिश आगे तक जाएगा, मैथ्स आगे तक जाएगा, और पर्यावरण अध्ययन अलग अलग हो जाता है। आगे जाके क्या हो जाता है, यानी कि एक विशेष प्रकार का विषय है, और उसको प्राथमिक कक्षाओं में एक अलग तरह से रखने की बात सोची गई होगी कहीं ना कहीं।
ये कहा होगा नहीं नहीं ऐसे विज्ञान विज्ञान ऐसे ऐसे वो वाला मत पढ़ाओ, सामाजिक विज्ञान मूल्यों का जो पूरा है, मूल्यों के विकास की जो बात है उसको अलग से एज अ मॉरल साइंस अभी ऐसे इसको एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पर्यावरण अध्ययन। ये क्यों हुआ? इसके पीछे मूल विचार है क्या? इस विषय के पीछे मूल संकल्पना ही क्या है? इस पे हमको थोड़ी समझ बनाने की, क्योंकि होता क्या है सामान्यतः एक विषय है, हमने मान लिया हाँ विषय है, पर कभी ये नहीं सोचा कि यार ये अलग से ऐसा विषय आया कहाँ से, क्यों आया, कब आया, क्या चक्कर है, मामला क्या है इसके पीछे। इसको हम थोड़ा सा जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी कोशिश ये करेंगे कि हमने जो इतने सारे लक्ष्य रखे हैं, और मेरे ख्याल से अगर हम इस चर्चा को और जारी रखते तो ये लिस्ट शाम तक भी, सही कह रहा हूं, बढ़ती, इनको सीमित संख्या में अगर डालना हो कि देखिए ये तो प्रमुख बातें हैं और इन्हीं में फिर ये सारी बातें समाहित हो जाती हैं, तो वो क्या है, वो क्या हो सकते हैं? इसमें आपके भी सुझाव चाहेंगे। हमने कुछ चीजें प्रस्तावित की हैं, उसको और कैसे बेहतर तरीके से रखा जा सकता है उसके लिए भी आपके जो सुझाव है वो आमंत्रित। तो साथियों दो लक्ष्य हैं। उद्देश्यों के पीछे क्यों को समझना, जिससे ये अपने आप समझ में आए कि पर्यावरण अध्ययन विषय की प्रकृति है कैसी, ये सारे उद्देश्य आ कहां से रहे हैं, किस मूल विचार से ये सारी चीजें निकलकर आ रही हैं। और दूसरा कि इन सभी बातों को एक सीमित लक्ष्यों के रूप में अगर देखा जाए तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं और वो कैसी होंगी, क्या होंगी। तो देखिए हमारे हाथ में जो नोट है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि कही भी गई हैं, उनमें से बहुत सारी बातें कही भी गई हैं। उसको अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं, हाँ ये एक अच्छा तरीका है। कल हमने बात की थी कि पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम सब पढ़ेंगे तभी हम आगे जाके ट्रेनिंग में अच्छा काम कर पाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, अब जिन जिन साथियों ने पढ़ लिया और जो साथी पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो मूल विचार को तो उन्होंने देख लिया होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या बात कही जा रही है, कोई भी साथी बताएं, वो बताएं। हाँ, मैं वैसे चाहूंगा वो कि जिन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं किया है वो जरूर बताएं। बच्चों में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, बिल्कुल, वो सीखने की प्रक्रिया एक तीव्र गति से संपन्न होती है, उसमें व्यापक अंतर क्रिया वो अपने पर्यावरण के साथ आता है। बिल्कुल ठीक है। 6 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उसमें सीखने की प्रवृत्ति जल्दी सीख जाते हैं, और बच्चे आसपास का जो वातावरण है उसके प्रति जागरूक रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक बात सीखने की स्फूर्ति भी आ रही है, बच्चे जल्दी सीखते हैं। और बच्चा बहुत सी बातें स्कूल आने से पहले जैसे माता पिता से, अपने मित्रों से सीख लेता है, कुछ समझ आ जाती है, बाद में उस वर्ग से ज़्यादा जानकारी की जिज्ञासा होता है। बिल्कुल कुछ धारणा उससे पहले से होती है। बिल्कुल। चलिए, इसमें एक और बात आई है, बच्चे में आसपास के वातावरण को जानने की प्राकृतिक क्षमता होती है, प्राकृतिक क्षमता होती उसमें होती है वो है। नैसर्गिक रूप से, या यूं मैं कहूं कि मनुष्य मात्र होने से, हालांकि जानवरों में भी होती है, ऐसा नहीं है, तो उसमें एक विशिष्ट रूप से, उसकी हम विशिष्टता पे अलग बहस कर सकते हैं, थोड़ा सा वो अलग हो जाएगी बात, पर फिर भी वो एक मनुष्य होने के नाते उसमें एक जन्मजात नैसर्गिक प्राकृतिक क्षमता है कि वो चीजों को जान सकता है, समझ सकता है।
जाने बिल ये मैं यहां आना चाह रहा था। हम नहीं भी बताएंगे तो वो इसका अर्थ क्या है कि उसमें सीखने की प्रक्रिया ऑलरेडी, ये एक प्रेजेंटेशन में आया भी था, ये बिंदु शायद आप ही के ग्रुप से आया था, नहीं इस वाले ग्रुप से। बात करते हैं जी तो उसका आधार पर्यावरण नहीं है। बिल्कुल 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 बहुत सी चीजें वो खुद सीखता है, बिल्कुल हर जगह उसके माता पिता पास नहीं होते। बिल्कुल कई बार जरूर चीज पे हाथ लगकर उसको पता लगता है दोबारा इसके पास नहीं जाना। बिल्कुल तो अपने जिस बात पे दो जोड़ दे रहे हैं कि हाँ सीखता है। बिल्कुल। तो यानी इस पे हम एग्री कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 कि उनमें एक नैसर्गिक एवं प्राकृतिक क्षमता है। पहली बात, हम उनको सिखाएं ना सिखाएं, वो उस प्राकृतिक क्षमता या प्रतिभा के चलते सीखेंगे। इसका तीसरा एक और आयाम है जो इसमें लिखा गया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अपन उसी वो आएंगे। वो देखिए, वो विषय है कि स्कूलिंग या विद्यालय शिक्षा का रेलेवेंस क्या है, उसकी जरूरत क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्यों जरूरत पड़ी, ये सवाल वहां तक जाएगा कि क्यों जरूरत पड़ती है हमें विद्यालय शिक्षा की, मानवों को क्यों जरूरत पड़ती है, हम उस पर जा सकते हैं, पर थोड़ा सा विषय अंतर होगा। इसमें जो एक बात मैं कहना चाह रहा था, अगर वो सीख रहे हैं तो यानी एक प्रक्रिया उनके मस्तिष्क में, चिंतन में चल रही है ऑलरेडी। तो हमारी जो शिक्षक हैं उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत देखिए ऐसी नहीं है कि गाड़ी को स्टार्ट करना है, उनको चलती गाड़ी में चढ़ना है। समझ रहे इस बात को? और जो उसके टायर और वो जो है ना वो बने हुए हैं, तुरंत आप ये नहीं कि मैं नया टायर ही लगा दूंगा, वो एक ऐसा है जैसे चलती हुई गाड़ी में हम, वो बच्चा चल रहा है, सीखने की प्रक्रिया में आगे। और इसमें फिर एक तथ्य भी रखा गया है कि विज्ञान एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कहने लगा है आजकल, पिछले 40-50 सालों में ये बात बहुत होने लगी है कि ये जो 0 से 6 साल का जो मसला है ना, इसमें इतनी जानकारी इकट्ठी कर लेता है, इतने कॉन्सेप्ट्स बना चुका होता है कि वो 6 से 86 में नहीं बनेंगे उतने। ये कितना इंटरेस्टिंग। अच्छा, जिसको मैं थोड़ा सा आपको एक झलक देता हूं कि वो कैसे कहते। वस्तु भी अपने आप में एक अवधारणा है, ये एक चीज है, ये एक चीज है, और वो ये भी बच्चों को सीखना होता है। इस अवधारणा को हम तो कितनी आसानी से कह देते हैं बच्चों को सीखना होता है, परंतु यथार्थ यह है कि जब हम बच्चे थे हमने भी इसको अपने अनुभवों से कहीं सीखा था। तो ऐसे ऐसे अगर आप छोटी छोटी अवधारणाओं को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी सारी अवधारणाएं बच्चा बना चुका होता है। जब आप उससे पहली बार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम करता है, आपके सामने आता है, गुरुजी प्रणाम करता है, मैडम जी प्रणाम, कुछ भी करता है, उससे पहले उसके पास एक बड़ा संसार है। ये एक इसमें बात कही जा रही है। तो सबसे पहला काम कि इस संसार को जानना समझना हमारी ड्यूटी। ये गाड़ी है, ये कैसी है जिसमें मैं अब चलती गाड़ी में चढ़ूंगा, थोड़ा देख ले किस रफ्तार से जा रही है, कहाँ जा रही है, वरना मेरे से गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसा सा मसला है। चलिए, अब इसमें एक प्रश्न उठाया गया है कि अगर ऐसा हो रहा है तो कैसे हो रहा है? ये जो प्राकृतिक रूप से सीखता जा रहा है और हमने मतलब प्रयोजनवश उसको सिखाया है या नहीं सिखाया है, फिर भी वो जो सीखता जा रहा है, ये हो कैसे रहा है, इसके पीछे है क्या, बात क्या है, इसको हमने थोड़ा सा आगे रखने की कोशिश करिए। तो ये जो चार्ट नीचे बना हुआ है वहां तक हम पढ़ेंगे अब इसको।
सिर्फ इतनी सी बात को हम समेकित कर सकते हैं। ये जो यहाँ जो डायग्राम तक बात आई, बच्चा कोई भी से जानकारी प्राप्त करता है, पहले तो देख के उसके बारे में जानता है, फिर वो दूसरी वस्तु से किस प्रकार भिन्न है, उसको भिन्नता का आभास होता है। और तीसरी चीज उसके सामने ये आती है कर्मिकता, यानी वो आगे किस रूप में काम आएगी। जैसे पहले तो बच्चा आग के बारे में जानेगा, फिर इनका आग के हाथ जलते हैं, इसके बारे में आभास होता है। फिर आग का उपयोग किस रूप में, सब्जी बनाने में है या रोटी बनाने में, ये भी बार बार देखता है। तो उसको तीसरी चीज ये वो ये इसका उपयोग किस रूप में हो रहा है, ये तीनों चीजों को एक साथ। ठीक है, अच्छा चलिए, सर ने जो बात कही, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखिए एक बहुत छोटी सी बात कही कि विभेद करता है चीजों को। विभेद करना मतलब अंतर कर पाना, ये देख पाना भी इसमें और इसमें क्या अलग है। ये जो बात बच्चा कर रहा है, इसकी क्या खास बात है। चलिए मैं इस पर छोटी सी एक बात करता हूँ, इसकी क्या खास बात है। इसकी खास बात यह है कि आप उसके सामने कोई भी दो वस्तु ला दीजिए, कोई भी दो वस्तु लेकर आइए, अगर वो उसमें ये क्षमता है तो वो इसको करना शुरू, यानी उसकी ये जो क्षमता है, विभेद कर पाने की क्षमता जो है, वो किसी वस्तु पर आश्रित नहीं है। वस्तु कोई भी दो हो सकती है, पर उसमें एक क्षमता क्या है कि वो विभेद करता है, समानता देखता है, असमानता देखता है। उसी के आधार पे तो अलग अलग वस्तुओं को समझता होगा कि यार ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। तो हम जो एक छोटी सी चीज कहते हैं कि ये अलग है और ये अलग है, इसके ये कर पाने के लिए भी उसको क्या चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए, एक एबिलिटी चाहिए, एक कौशल चाहिए। ये देख पाना कि यार ये चीज पहले होती है और फिर ये चीज इसके बाद होती है, ये जुड़ी हुई है क्योंकि ये हर बार साथ होती हैं और ऐसे ही होती हैं। जैसा गोविंद सिंह जी कह रहे थे, बादल आते हैं बरसात होती है, बादल आते हैं काले काले होते हैं, बहुत गरजते हैं, तो ऑलमोस्ट यही देखता है कि हर बार बारिश हो रही है। तो फिर इन दोनों को जोड़ के देख, अब कोई भी दो घटनाएं ऐसे हो सकती हैं कि मैं किसी चीज को धक्का लगाता हूं, वो आगे जाती है। ये भी बच्चे को सीखना पड़ता है ना। पर ये जो दो घटनाएं हैं, एक धक्का लगाना और उसका आगे जाना, इन दोनों घटनाओं की क्रमिकता को वो, तो कोई भी दो घटनाएं हो उनके बीच में अंतर संबंध ढूंढने का काम वो, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि उसके सामने कौन सी चीज है, वो कुछ भी ले आइए, इन चीजों का वो प्रयोग करेगा, तभी उसके सामने जो चीजें हैं उनको समझ पाएगा। तो यहाँ पे पहली बात जो कही गई है, पर देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि उसका ये जो कौशल है ना दिमाग का, कृपया इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा सिर्फ लाइन कंप्लीट कर लूं, अब उसके बाद बोलिए कि ये जो कौशल है, चाहे अलग करने का हो, क्रमिकता देखने का हो, कारण कार्य देखने का हो, कुछ भी, ये जो उसका कौशल है, अंतर संबंध देखने का हो, है ना, मैं क्या करता हूं उसका क्या परिणाम होता है, इसको समझने, ये जो कौशल है ना उसका, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि उसके सामने क्या है। ये प्रक्रियाएं तो उसके दिमाग में ऑलरेडी चल रही है। वो रोटी के बारे में भी, वो रोटी और बाटी के बारे में जैसे समझ रहा है, एक्चुअली वो चेयर और टेबल को भी वैसे देख रहा है। इसमें क्या है जो इसमें नहीं है, और इसमें क्या है जो इसके उपयोग में क्या है जो कि इसके उपयोग में नहीं है, और इसके उपयोग में क्या है जो कि इसके उपयोग में। ये तो वो काम उसका दिमाग ऐसे ही, आप रोटी दे दो, बाटी दे दो, भाटा दे दो, पंखा दे दो, बोर्ड दे दो, कुछ भी दे दो, वो हर चीज के बारे में इसी चिंतन प्रक्रिया से कहीं ना कहीं सीख रहा होता है। सर कर रहे होते हैं,
इसका मतलब क्या है कि उसके पास ये कौशल है और वो इन कौशलों को अलग अलग विषय वस्तु पर केंद्रित करते हैं, उन पर लागू करते हैं और चीजों को सीख रहे होते हैं। अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण। अब आएंगे हम अनुभव पे। बिल्कुल बच्चा क्या है, जो बड़ा होता है उसकी समझ धीरे-धीरे बढ़ती जाती है, नए-नए अनुभव आते जाएंगे, आते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। बिल्कुल। कोई भी छोटा बच्चा है उसके सामने अगर खिलौना रख देते हैं, हाँ खिलौना का जो देखता बच्चा तो उसके देखता है कि ये है क्या, हाँ और उसको जानने का प्रयास करता है कि ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, खिलौना ये अगर बज रहा है तो ऐसा क्यों बज रहा है, क्यों बज वो रहा है? कैसे लगेगा? हाँ। तो उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी बिल्कुल। अवधारणा, उसके कौशल उसके धीरे-धीरे विकसित होते जाएंगे। विकसित होते जाएंगे। और वो उसमें इस प्रकार का एनालिसिस करेगा, व्याख्या करेगा, वर्गीकरण करेगा, इस हाँ। प्रकार से ये चीज है, इसके पार्ट ये है, ऐसा है, तो उसकी धीरे-धीरे इस बारे में समझ बनती है। बिल्कुल। यानी कि दूसरे, अपना काम क्या होगा? हाँ सर अभी वही तो आएंगे, मेन बात ये आएंगे, आएंगे। सब कर रहा है। आएंगे, आएंगे। क्या वो करना पड़ेगा। हाँ अब देखिए सर ने इस पैराग्राफ के सेकंड पॉइंट पे बात की कि ठीक है ये कौशल उसके दिमाग में है और इन कौशलों का प्रयोग करते हुए वो दुनिया की एक छवि बना रहा है, एक समझ बना रहा है। पर जैसे जैसे उसके अनुभव में और जटिल जानकारियां, परिस्थितियां आएंगी, उसका कौशल भी, जैसे हम अवलोकन को कहते हैं, या हमने उदाहरण के लिए लिया था चीजों को पृथक रूप से समझना, समानताएं समझना। अब आपके सामने कोई दो चीजें आती हैं, जो वयस्क है और एक बिल्कुल छोटा बच्चा है, वो हो सकता है उन दो चीजों में दो ही असमानताएं, पर आप हो सकता है उनमें 10 असमानताएं ये हमारी ड्यूटी है। देख लें। क्यों कर पा रहे हैं आप ऐसा? क्योंकि आपकी ये जो समानता और असमानता देखने का जो कौशल है वो अभी बच्चे से थोड़ा ज्यादा विकसित है। समझ रहे हैं इस बात को? फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि उसके सामने क्या आ गया, ये उसमें है, इसको ध्यान रखें। आप कुछ कहना? जैसे कि सभी जानते हैं शिशुओं की कोई जानवर में पैदा होता है, कुदरत उसे सिखा देती है, तो देखकर सुनकर महसूस करकर संवेदनाओं से सीख जाता है। इसी तरह बालक जो है वो पर्यावरण को समझता है, जानता है और सीखता है। इससे बालक में कौशल, क्षमताएं, दक्षताएं, ज्ञान और अनुभवों को वृद्धि होती है और बालक पर्यावरण के संसाधनों, सामग्री, घटनाओं, परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने, उनका उपयोग करने, उपभोग करने कर अपने और मानव और अन्य जीवों के लिए बेहतर बनाता है और साथ में स्वयं, परिवार, समाज, देश और संसार से जुड़ता है और बेहतर कार्य कर अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करता है। बालक अपने व्यवहार, व्यक्तिगत धारणाओं, मान्यताओं और विश्वासों का विश्लेषण, समता, न्याय और सहभागिता के आधार पर चिंतन और समीक्षा करने योग्य बनता है और परिणाम प्राप्त कर उसको जीवन में उपभोग आता है, काम में आता है। चलिए पर्यावरण से चलिए संपर्क में आने से देखिए यहीं पर हमारे पर्यावरण अध्ययन विषय का पहला लक्ष्य उभर कर आएगा। एक छोटी सी बात, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको ये बता रहा है कि हमने देखा कि कौशलों के प्रयोग के आधार पे वो दुनिया की छवि बनाता है। नंबर 1, जो वो दुनिया की समझ या छवि बना रहा है, उसमें जैसे जैसे नई जानकारियां आएंगी, नई जटिलताएं आएंगी, उसके कौशल भी बढ़ते। तो ये जो डायग्राम है ना, छोटा सा गोल वाला, ये आपको यही दिखा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। कौशल से दुनिया की समझ बढ़ती है और जितनी जितनी दुनिया के नए अनुभव, जानकारियां उसमें आती जाती हैं, बच्चे का कौशल, और यही टीचर का सबसे महत्वपूर्ण काम आता है और यही हमारा लक्ष्य आता है, जिसमें बहुत सारे यहाँ के लक्ष्य शामिल होने वाला। एक विचार ये है, इसको हम आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये कुछ कौशलों के नाम लिखे, वो जो बिंदु लिखे वहां देखिए, उसके नीचे कुछ लाइन बोल्ड करके लिखी हुई है। इसी आधार पर पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत बच्चों को पहले से समृद्ध अनुभवों से गुजारते हुए इन कौशलों का विकास हमारे समक्ष
प्रमुख लक्ष्य के रूप में कौशलों का विकास करना हमारा मुख्य है। हाँ, जिससे वो खुद चीजों को समझने की प्रक्रिया जो उसमें प्राकृतिक रूप से है वो और भी बेहतर हो जाए। मात्र इतना सा नहीं है कि मैं ये सिखा दूं कि भाई रोटी के बारे में सीख लो, घर परिवार के बारे में सीख लो, आवास के बारे में सीख लो, मौसम के बारे में सीख लो, ये भी जरूरी है, पर ये क्या है, निमित्त है। मूलतः क्या है, ये जरिए हैं। असली एम क्या है आपका? असली एम है कि ये इस तरह के जो कौशल है ना बच्चे के, उनका विकास ही है। ये बढ़ रहा है कि नहीं। इसलिए हम इसको सीधा सीसीई पे ले जा सकते हो आप, कि सीसीई में असेसमेंट में हम कह रहे हैं कि ठीक है आपकी विषय वस्तु कुछ भी होगी, पर देखो ये बढ़ा के, और ये हमेशा तब होगा जब हम उसको पहले से ज्यादा जटिल अनुभव एवं जानकारियों से रूबरू कराते जाएंगे। और इसी वजह से अब मैं आता हूं, जो सर ने बात कही एक दो बार, क्योंकि ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो कौशल हैं, ये कौशल केवल पर्यावरण अध्ययन पे लागू नहीं होते हैं, ये तो सीखने मात्र की प्रक्रिया के कौशल हैं। आप हिंदी सीखेंगे तो भी इनके जरिए से कर रहे होंगे, आप गणित सीख रहे होंगे, इसलिए पर्यावरण अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में है। क्यों? क्योंकि वो जो मूलभूत सीखने के कौशल हैं उनके विकास की बात, तो आप जो कह रहे थे ना सर कि इससे होता है, तो यहां इसका जवाब है क्यों। अगर आप ये मानते हैं कि हमारा मूल उद्देश्य कौशलों का विकास है, तो ही ऐसा होगा कि पर्यावरण अध्ययन सभी विषयों के लिए मूल विषय के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। अगर हमारा ये हो गया कि नहीं आपकी तो विषय वस्तु बिल्कुल अलग है, हमारी विषय वस्तु, अगर हम इस रूप से सोचने लगे, केवल विषय वस्तु को देखते हुए पर्यावरण अध्ययन के लक्ष्य को परिभाषित करने लगे, तो हम मूल विषय के रूप में हम मूल कौशलों पे की बात करते हैं। जब बच्चे में सब ज्ञान अर्जन का या कौशल ही विकसित हो गया, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ईवीएस पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है। उसमें जो बेसिक चीज है वो डेवलप होनी चाहिए, बिल्कुल तो सब कुछ सीख सकता है। और देखिए साथियों, यही समस्या है, क्योंकि हमारे पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाने, सीखने, सिखाने की का जो तरीका है, उसमें हम विषय वस्तु पर बहुत केंद्रित होते हैं, कौशलों को ठीक से नहीं देख पा रहे होते हैं। इसी वजह से हम कभी भी जमीन में ये स्थापित नहीं कर पाते कि पर्यावरण अध्ययन सभी विषयों में शायद सबसे महत्वपूर्ण कौशल का विकास का सर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि उसको स्व अध्ययन के लिए योग्यता उसकी पैदा और ज्यादा मैं इसको ऐसे कहूंगा कि उसमें स्व अध्ययन, ज्ञान निर्माण, जो सर ने उधर से भी बात कही, वो उसमें ऑलरेडी है। उसको हम इतना परिष्कृत करते चलें कि वो सभी जगह ठीक से सीखने समझने की प्रक्रिया में खुद ही संचालित हो जाए। ये कौशल अगर विकसित हो जाए तो वो अपने आप सीखने की प्रक्रिया में बिल्कुल, और इसको सीधे तौर पर पर्यावरण, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए, पर्यावरण अध्ययन ही एक अकेला सब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे हिंदी में तो उसमें कुछ अलग चीजें हैं, गणित में है। पर्यावरण अध्ययन ही एक ऐसा विषय है जो सीधे सीधे तौर पर सीखने की मूल प्रक्रिया के कौशलों पर काम करने की बात करता है, सीधा उसी पे बात करता है। बीच में किसी विषय वस्तु का ज्यादा, और आपको एक छूट देता है कि आप हो सकता है दूसरी विषय वस्तु भी, और हमेशा ये कहेगा पर्यावरण अध्ययन की किताब कि उसको ले जो कि बच्चे के अनुभव में सीधे तौर पर है, उस पर कोशिश करें ज्यादा, वहीं से शुरुआत करें। गणित में तो आपको एक अलग से क्यों कहता है, क्योंकि वो सीधे तौर पे इनकी बात कर रहा है कि हमको भटकना नहीं है, हमको मूल कौशलों को विकसित
करना है, यानी पूरी शिक्षा का आधार। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एकलव्य कर एक संस्था एमपी में रही, उसने पूरा प्राइमरी का जो करिकुलम है वो पर्यावरण अध्ययन में ही, और उसकी किताब का नाम था खुशी खुशी। और उसमें पूरा काम क्या है कि भाई अपने आसपास देखते जाओ, उसी में भाषा है, उसी में गणित है, उसी में विज्ञान है, उसी में समाज है, और वो एक ही किताब है, उसको आप पढ़ाओ और पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड। और बड़ा मजेदार प्रयोग रहा, बड़ा सक्सेसफुल प्रयोग रहा। हो जाए तो बहुत अच्छा, पर सर शिक्षकों को बाहर लेके बहुत सजगता से काम करना पड़ेगा। खैर चलिए, सो मेरे ख्याल से यहाँ तक हम लोग सब एग्री करते हैं इस पॉइंट से कि पर्यावरण अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल कौशलों पे काम कर रहा है, और मूल कौशल ही हमारे पूरे सीखने की प्रक्रिया के आधार हैं। वो बच्चे में ऑलरेडी हैं, हमें उनको विकसित करना है, नए अनुभव देने हैं। एक्चुअल में सर प्रारंभिक स्तर पर विषयों को बांटा ही नहीं जाना चाहिए। ये एक विचार है, ये एक विचार है, उनको बांटना ही गलत। देखिए अब आप धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं। जो मैंने एक सवाल उठाया था कि पर्यावरण अध्ययन विषय की संकल्पना आई कहां से, आप धीरे धीरे उस जो हमने सवाल 2-3 उठाए थे वहां का एक के जवाब के पास देखिए, आप खुद सोच रहे हैं। यही तो इंटरेस्टिंग चीज है, आप में वो क्षमता है, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सवाल कुछ जानकारी दी और आपने अपनी तरफ से उस सवाल को, ये मनुष्यों की खासियत है। गुड गुड सर, चलिए अब हम दूसरे लक्ष्य की ओर आते हैं। देखिए दूसरा प्रमुख लक्ष्य है, ये जो हमारे कौशल हैं, जो हमारे पास हैं, मनुष्यों के रूप में हमारे पास में हैं, बच्चों के पास हैं। बच्चों में जैसे उम्र बढ़ती है ना, थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, एक मजेदार प्रक्रिया शुरू होती है। पहले तो क्या होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा देखा है, वो इसको देख रहा होगा, इसको यूं यूं करेगा, पलटने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, फिर अचानक से पता है क्या करता है, उसके सामने एक नई इंटरेस्टिंग सी चीज ले आओ तो वो ऐसे होता है जैसे ये कभी था ही नहीं, अब वही है। अब अचानक से उसको समझने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करता है कि नहीं करता बच्चा? करता है। अब जब ये कर रहा होता है, असल में क्या हो रहा है उसके दिमाग में, हम अगर सोचें यार इसके हो क्या रहा है, अभी वो अपने सभी कौशलों को, एक चीज को समझने में लगा रखा था उसने, अब अचानक से एक्चुअली में उसका खुद का कंट्रोल कम है। उसको जो एकदम से नया आता है, इंटरेस्टिंग सा आता है, वो यूं मुड़ जाएगा। इधर देख रहा था, अचानक से किसी बात को लेके बहुत रो रहा है, ये रोने में भी यही होता है। अब वो रोता तब तक रहेगा जब तक उसके दिमाग में वो विचार, वो छवि या वो दर्द उसको महसूस, पर असल में उसका कंट्रोल कम है, अपने ही दिमाग पे थोड़ा सा कम है। तो उसके सामने अचानक से कोई दूसरी इंटरेस्टिंग लाओ तो ऐसे बिहेव करेगा जैसे रो ही नहीं रहा था कभी। चिंता ही नहीं करते बच्चे कि क्या हो रहा है। मनोविज्ञान जब समझने की कोशिश करता है यार ये चक्कर क्या है, तो उनको पता ही लगता है कि बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो खुद के सीखने की प्रक्रिया के प्रति सजग होता है। जैसे आप सब यहाँ बैठे हैं, किसी ने कहा है कि भाई यहाँ पे कोई ट्रेनिंग हो रही है, इस ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ आना है, और असल में इसलिए आना है कि बाद में हम टीचर्स के साथ में आज से 15-20 दिन बाद कोई काम, तो आपके दिमाग में अभी आपका ध्यान कहाँ केंद्रित है कि वो जो 15-20 दिन बाद जो काम होगा है कि नहीं, तो आप तो किस चीज पे ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो अभी घट ही नहीं रही। एक वयस्क के रूप में आप अपनी स्थिति देखिए और बच्चा जो कि अभी रो रहा था और 1 मिनट में, फर्क है कि नहीं। यानी आपको किन चीजों के प्रति ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में जाना है, आपके उसके क्या प्रयोजन है, उसकी स्पष्टता है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने दिमाग को आज ठीक से इस्तेमाल करोगे, किस पे करोगे, कैसे करोगे, ये डिसीजन ले रहे हो आप। बच्चा ऐसे डिसीजन ले पा रहा होता है?
नहीं ले पा रहा होता ना। यह दूसरा लक्ष्य आता है, यानी आपकी सजगता है, प्रयोजन की स्पष्टता है और प्रयोजन के आधार पर अपने ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को दिशा देने की क्षमता है। क्या ये बच्चों में जल्दी विकसित हो, बच्चे खुद ही सजग हो जाएं कि यार मैं कैसे सीख रहा हूं? ये बड़ा मुश्किल काम है और ये हमारे पर्यावरण अध्ययन के कक्षाओं में होता ही नहीं है। ये हम अपने अगले सेशंस में सीखेंगे कि इस पे कैसे काम किया जाए, पर ये लक्ष्य है। वो उसको, उसके प्रयोजन को स्पष्टता समझें, खुद की जो उसकी खोज है, उसकी ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, उसकी दिशा तय कर सके। तो देखिए साथियों, यहाँ पे वो दूसरा जो अंडरलाइंड जो चीज़ है वो आती है। यहाँ पर्यावरण अध्ययन का दूसरा लक्ष्य हमारे सामने आता है कि वे ज्ञान निर्माण के कौशलों के प्रति सजगता एवं स्पष्ट प्रयोजन के अंतर्गत उनके प्रयोग की क्षमता का विकास करते हैं। ये हम चाह रहे हैं। देखिए अभी भी कौशलों में है, किसी विषय वस्तु की हमने बात, और हमने जो दो सबसे प्रमुख लक्ष्य हैं पर्यावरण अध्ययन के, उन पे बात, इनके अंदर सारी विषय वस्तु आएंगी। कैसे आएंगी उस पे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इस पे भी आपको लगता है कि ठीक है ये वाली बात, सजगता होनी चाहिए। देखिए मैं इसको चलिए छोटा सा बात कह ही देता हूँ, क्योंकि दिमाग में बना रहेगा, नहीं बना रहना चाहिए। जब तक हम बच्चों से इस बारे में बात नहीं करेंगे कि चलिए हमने कोई चीज़ सीख ली, जान ली, पर इसकी प्रक्रिया में हमने क्या क्या किया, तब तक वो सजग नहीं हो पाते। हमको बताना पड़ता है, यार अपन ने सबसे पहले ना प्रश्न पूछे थे, यानी प्रश्न से मामला शुरू होता है। यहां भी ऐसा ही हुआ है। उसके आधार पे आप कुछ पढ़ रहे थे, मैं उसमें सोचा था, फिर बातचीत कर रहे थे, ये अलग जो विचार हैं उनको देख रहे थे कि ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है, उस पर हम लगातार दिमाग में सोच रहे थे, तुम सोच रहे थे। इस तरह का वार्तालाप हमारे पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में बच्चों के साथ नहीं होता है, और अगर वो नहीं होता है तो ये जो दूसरा जो सबसे प्रमुख लक्ष्य है, इसको कभी भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। बदलना होगा, कक्षीय प्रक्रिया को कहीं ना कहीं बदलना। अब अगर हम आगे चलते हैं तो ये कौशलों का विकास करना है, इन कौशलों के प्रति सजग बनाना है, उनके प्रयोजनों के प्रति उनको सजग बनाना है। तो बात ये आती है पर्यावरण अध्ययन में कि शुरू कहाँ से करें। और यहीं से असल में पर्यावरण अध्ययन लक्ष्य जो आपका विषय है वो शुरू होता है, उसकी विषय वस्तु शुरू होती है। यहां पर भी बात फिर वहीं जाएगी कि बच्चे जानते सीखते कैसे हैं। सीधे तौर पे उस वस्तु, उस घटना से जुड़ते हैं, उसको देखते हैं, तभी ऐसा वो कर पाते हैं। इस बात को मानते हैं हम। तो शुरुआत भी हमको वहीं से करनी पड़ेगी जो एकदम उसके सामने प्रस्तुत है। अरे भाई क्या प्रस्तुत है? आसपास का पर्यावरण। और ऐसे पैदा होता है पर्यावरण अध्ययन विषय। ये असल में पूरी तरह से, इसका विचार पूरी तरह से इस पर आश्रित है कि बच्चे सीखते, जानते, समझते कैसे हैं। इसको समझो तो ही आप समझ पाओगे कि पर्यावरण अध्ययन विषय मूलतः है क्या, जैसा है वैसा ही क्यों है, उसके अंतर्गत जो उद्देश्य हैं वो क्यों आ रहे हैं। हम ये सारी बात करते हैं, पर इसके पीछे का जो ये विचार है, इस तक हमारी पहुंच नहीं होती, और यही समस्या होती है। तो सबसे पहली बात उसके क्या आता है? एक तो उसका परिवार आता है, मनुष्य आते हैं उसके संपर्क में, और भौतिक जगत उसके संपर्क में आता है। यहीं पर साथियों एक और जो मुख्य लक्ष्य है वो ये आता है कि हमारे पर्यावरण का सबसे मुख्य भाग हमारे आसपास का भौतिक जगत है।
उसकी एक व्यवस्थित समझ, उसे खोज पाने की क्षमता का विकास पर्यावरण अध्ययन विषय का अगला प्रमुख। भौतिक जगत में बहुत सारी चीजें आएंगी आपकी इसमें, जो यहाँ पे आपने रखी। आप कौशलों का विकास कीजिए, सजगता का विकास करिए, और शुरुआत कहाँ से करिए? आसपास से शुरू करिए। हाँ, उसका ध्यान रखें, उसका ध्यान रखें, और फिर ऐसा, हाँ हाँ, और ऐसा करते हुए भौतिक जगत के बारे में उसकी जो समझ है उसको पहले से बेहतर बनाते जाएं। मोटी मोटी बात, मोटी मोटी सीधे संपर्क में आने वाली चीजें हैं ना रोजाना। इसमें एक शब्द का साथियों प्रयोग होता है, हमने खुद ही पहले से खुद कह ही रहे हैं कि बच्चा खोज कर रहा है। असल में कर क्या रहा है? वो साइंटिस्ट है एक। और इसमें एक शुरुआत में एक लाइन कही गई थी, वो बच्चों की हालत में आपको सही बताता हूँ, अगर आप बहुत गौर से बच्चों को देखने लगते हैं तो बड़ा मजा आता है। वो कुछ भी करते हैं उसमें खोज ही कर रहे होते हैं। इवन जो खुद कर रहे होते हैं ना, उसमें भी खोज होती है। उनके उठने बैठने में भी खोज होती है। मनोविज्ञान तो यहां तक कहता है कि उनके गिरने तक में खोज होती है। गिर के होता क्या है यहां तक समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। इंटरेस्टिंग है, खुद को दर्द तक देने को तैयार होते हैं वो खोज करने के। आपने कहा कि अगली बार हाथ नहीं लगाता, पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि एक बार और विज्ञान कहता है कि ज्यादातर बच्चे एक बार और, क्योंकि वो कंफर्म करता है यार इसमें पक्का करते हैं ना। जैसे साइंस वाले कहते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंट से पक्का नहीं होगा, इसको रेप्लिकेट करो 2-4 जगह, सर सेम परिणाम दोबारा भी तो आएंगे, तब पक्का होगा ना। तो बच्चा कर रहा होता है, इंटरेस्टिंग बात है। वो कहता है यार ये हो सकता है कुछ गड़बड़ हो इसमें। आप देखिए बच्चे, यही मैं कह रहा हूं, इतना इंटरेस्टिंग है कि वो कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो खोज रहे हैं। मतलब कोई ऑब्सेसिव हो जाता है ना, जैसे कोई न्यूटन या आइंस्टाइन के बारे में बात करते हैं, लगातार ही पढ़ना, विचार करना, इसी में ही खो गए। बच्चा असल में ऐसा होता है। चलिए, सो देखिए, ये जो खोज परक तरीके से, तो बात पर्यावरण अध्ययन में ये आती है कि ठीक है आप भौतिक जगत की समझ बनाइए, कौशलों पर काम करिए, पर इसमें एक शब्द का बार बार इस्तेमाल होता है कि खोज परक तरीके से करिए। अब यहाँ पे छोटा सा बॉक्स है कि यार ये खोज परक तरीका है क्या? ये खोज परक तरीके से करिए, खोजी होना चाहिए, ये है वो है, ये है क्या? इसमें 2 बातें रखी गई हैं, सब पढ़ सकते हैं, मैं बात भी करता जाऊंगा कि ये खोज परक तरीका है क्या, जिससे हम कह रहे हैं कि हमें काम करना चाहिए। सबसे पहली बात, इसमें 2 बातें रखी गई हैं इस बॉक्स। नंबर 1 कि मैं इसके बारे में कैसे जानूंगा, इस पे भी विचार करवाओ। जब इस पे विचार होता है तभी असल में इन पे काम होता है। यार ये चीज जाननी है, कैसे जानूं? जैसे आपको अचानक से आइडिया आता है कि यार मैं इस बारे में जानना चाहता हूं, तो आप तय करते हो यार एक तो बाकियों से पूछो, इस पे किताब मंगवाओ, ये इंटरनेट में देखो, यार टीवी पे कोई कार्यक्रम हो तो देखो। ये आपने अलग अलग स्रोत तय किए, खुद तय किया ना आपने कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, तो फिर इसके बारे में ठीक से पता लगेगा। उसमें से कोई ऐसी जानकारी आती है जो आपके दिमाग में सेट नहीं हो रही, यार ऐसा नहीं होता होगा, पता नहीं क्या बात बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर आप दूसरे सोर्स को देखना चाहते हो, यार उससे पता करो वो आदमी सही है, प्रक्रिया और दिशा है, हाँ उसके बारे में पता। ये सब आप खुद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तभी तो खोज होगी। अब मान लीजिए मैं आपको हर बार ही बता दूं, अब आप ऐसा करो, अब आप ऐसा करो, अब आप ऐसा करो, तो आपने क्या खोजा? आपको तो बस इधर तो इधर। हम बच्चों को मौका देते ही नहीं है कि वो एक बार, अच्छा बच्चों बताओ इस बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करें, कैसे जाने इस बात को। ये वाली बात हमारे पर्यावरण अध्ययन के कक्षाओं में होती नहीं है। कैसे होगी खोज? वो खोज करना सीखेगा कैसे? प्रॉब्लम पता है क्या है? जब वो स्कूल में नहीं आ रहा तब तो उसको कोई बताने वाला ज्यादा है नहीं, और वो स्वेच्छा से जान लेता है, तो उसका क्या खोजी जिंदा रहता है।
और स्कूल में आने के बाद में उसका खोज ही मुरझाने लग जाता है। ये सच है। सच। हम बैठ नहीं देते बच्चों को बोलने, हम हमारा ही बोल देते हैं और हमारा कर देते हैं। हम सारी प्रक्रिया बिल्कुल तय। फिर ये देखो कि क्या मैं खुद बता सकता हूँ कि इस इंस्ट्रूमेंट से ये जानकारी कैसे प्राप्त, तब तो मेरे साथ कुछ प्रयोग का काम हुआ, फिर मुझे थोड़ा सा काम करके देखने दो, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, और हम सारा प्रयोग पढ़ा देंगे। और बच्चे ने प्रयोग नहीं किया, बस प्रयोग सारा पढ़ा दिया हमने। तो ये स्थितियां हैं और इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो बात यहाँ की जा रही है कि एक कि खोजपरक तरीके से करें, बच्चों को ये तय करने का मौका दें बीच बीच में कि अब हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी समझ बढ़ेगी। नंबर 2, ऐसा जब वो करेंगे तो उनकी मान्यता जो होती है वो जो बदलेगी ना, उसके कारण उनको स्पष्ट होंगे, क्योंकि वो उनके खुद के अनुभव, खुद की तय की हुई प्रक्रिया से बदले। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको हम खोजपरक तौर पे कह रहे हैं। तो मैंने आगे प्रश्न पूछा है कि सोचिए क्या हमारे कक्षा कक्ष सही मायनों में खोजपरक है। तो हम बात ये कह रहे हैं कि आपस जो हमारा जो भौतिक वातावरण है उसके बारे में जाने और इस प्रक्रिया के तहत जाने। इसके आगे साथियों कुछ चीज़ें मैंने ये रखी हैं कि ये हम देखें कि किस प्रकार के मूल अवधारणाएं विकसित होती हैं। अब हम आखिरी पाठ पे आते हैं, वो ये है कि जैसे बच्चा भौतिक जगत के बारे में खोजपरक रूप से जान रहा होता है, उसी तरह से वो अपने आसपास के समाज के बारे में भी, अपने व्यवहार के बारे में भी जान रहा होता है। उसमें वो खोज कर रहा होता है और बहुत छोटी उम्र में उसको ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो व्यवहार कर रहे हैं ना मानव, मेरे आसपास के लोग जैसे कर रहे हैं, इनके पीछे ना कोई धारणा है, मान्यता है, कुछ ऐसे नियम है जिसको आप भी मानते हो और दूसरा भी मानता है, और तब उन दोनों के बीच में व्यवहार है। और इंटरेस्टिंगली उन सब पे बच्चे सवाल उठाते हैं। कैसे सवाल उठाते हैं? ये नमस्ते क्यों करते हैं, हाथ क्यों मिलाते हैं? वो जानना चाहता है कि इसके पीछे कोई विचार है क्या। वो आपसे आगे सोच रहा है इस बारे में। फिर ऐसे पूछेंगे कि हाथ मिलाना जरूरी है क्या, यानी कि वो हर चीज पर जब अपने मूल्यों का, समाज में सामाजिक प्रक्रिया का जब विकास, छवि का और उस प्रक्रिया का विकास कर रहे होते हैं, तो बहुत ही आलोचनात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं और वो ये मानते हैं कि इसके पीछे हर एक में कहीं ना कहीं कोई विचार है, कोई लॉजिक है, कोई आर्ग्यूमेंट है, और उसको तोल के देखना चाहते हैं। यहीं पर पर्यावरण अध्ययन का दूसरा जो एक बात आती है कि बच्चे अपने चिंतन एवं व्यवहार को मूलतः, अगर हम मूल्यों की बात करते हैं तो हम उस पर थोड़ा आगे अब और बात करेंगे, पर उसको कैसे आलोचनात्मक रूप से बढ़ा पाएं। देखिए साथियों, मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे कई बार ऐसा खतरा महसूस होता है कि हमारी मान्यताओं, परंपराओं पे सवाल उठा रहे हैं। इससे डरने की, क्योंकि वो एक्चुअली अपने व्यवहार में उसी प्रक्रिया से ही उनको समझ सकते हैं। समाज के बारे में अगर हम उस चर्चा में नहीं जाएंगे तो वो असल में समझ नहीं रहे हैं। वो या तो फिर किसी भय से उसको मान ले रहे हैं, या उनका एक सीधा सा है, मैं आपके सामने, कक्षा कक्ष में व्यवहार और कक्षा कक्ष के बाहर का जो व्यवहार है, बच्चों में अंतर होता है नहीं होता है? इंटरेस्टिंगली टीचर के में भी होता है। असल में अब असल में फिर वो क्या करते हैं, जब आप उनको आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं पढ़ा सकते, उनके साथ इस संवाद में नहीं बढ़ सकते, ना तो उनमें समता होती है, ना समानता होती है, ना न्याय की दृष्टि होती है, ना पर्यावरण के प्रति
क्या है वो, चेतन, सजगता, सरोकार। मुझे दिखता तो है नहीं, क्यों? क्योंकि आपने इन बातों को लेकर जो उसके सवाल थे, उसकी जो आलोचनाएं थी, उनसे सीधा रूबरू नहीं हुआ। आप डर के कहीं हट गए। एक शिक्षक के रूप में आपने सीधा उनको बात उनके सामने रखने की कोशिश नहीं की। क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, कैसे किया जा सकता है, करके देखो, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, फिर अपन तय करेंगे, बात करेंगे। एक बार तुम ऐसे करके कुछ देखो, है ना। इस पर हम नहीं गए तो क्या हो गया, वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि, और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे अच्छे हों, तो हमको अच्छा होने की प्रक्रिया में खुद जाना पड़ता है, उनके आलोचनात्मक सवालों के साथ जुड़ना पड़ता है, खुद चीज़ों को करके देखने का मौका देना पड़ता है, उस पर संवाद करना पड़ता है, तभी वो अपना मूल्यों का जो संसार है उसको भी ठीक से बना पाते हैं। इसी तरह वो खोज परख तरीके से दो चीज़ों को देखिए साथियों जानते हैं, एक तो मनुष्य का व्यवहार और सामाजिक संरचना। मनुष्य एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। बात हमें कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, वहीं से जो उसका इमीडिएट इन्वायरमेंट है। क्या है उसका इमीडिएट इन्वायरमेंट? उसका परिवार। परिवार से आगे बढ़ते बढ़ते ये पूरे विश्व तक जाएगी और उसका हर चरण में उसके सवाल होंगे, उसकी खोज होगी, उसके अपनी मान्यताएं होंगी, उनको हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसी के आधार पे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप इस पूरी बातचीत को देखें जो हमने की, ये 2 पन्नों में ये 4 जो पेज हैं, इसको यहाँ पे सरल तरीके से रखने का आपके सामने एक प्रयास किया गया, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे लक्ष्य उनमें असल में, ये जो यहाँ लक्ष्य हमने रखे हैं, ये सब के सब उनमें आ गए, लगता है हमें। एक नंबर 2, ये पूरी बात इस पर आश्रित है या इससे निर्धारित होती है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, जानते कैसे हैं, इसको समझो। और जब आप इसको समझने लगते हैं तो अपने आप ही आप जिस जगह पहुंचेंगे उसको कहा जाता है पर्यावरण। हम इमीडिएट से शुरू करेंगे और मूलभूत कौशलों पर काम करेंगे। इन दोनों चीजों को मिला दीजिए, जो उसके पर्यावरण में तुरंत है वहीं से सीखना शुरू होता है, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। हम विषय वस्तु पर नहीं, मूलतः इन दोनों को आप मिला दीजिए तो आपको जो चीज मिलेगी वो मिलेगी पर्यावरण अध्ययन। यहाँ इसका मूल विचार है, ये इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। तो साथियों, मैंने कोशिश की कि मैं आपके सामने एक पूरी पर्यावरण का एक पूरा बृहद एक चित्र खींच सकूं, बता सकूं कि क्या कारण है जिनसे ये लक्ष्य तय हुए हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय की संकल्पना कहाँ से, किन विचारों, मूल सरोकारों को लेते हुए पैदा हुई है। ये जो हमारे पास रीडिंग मटेरियल है, ये रीडिंग मटेरियल में कोशिश ये की गई है कि इसको बहुत सरलता से इन बातों को रखा जाए। पर इस पर अगर आप बाकी शिक्षकों के साथ काम करेंगे तो इस पर आप कैसे संवाद करेंगे, इस पे आपको अभी सोचना शुरू करना पड़ेगा। नंबर 1 है, नंबर 1। नंबर 2, चिंता की कोई बात नहीं है, ये वीडियो आप सबके पास है, देख सकते हैं कौन कौन से बिंदु मैं मिस कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। पर जैसे ही साथियों, मैं आपको एक बात ये रखूंगा कि जैसे ही आपने ये पूरी चर्चा सुनी होगी, अचानक से आपको ये ज़रूर लगने लगा होगा कि मैं ये जो मानता था कि ये कितना महत्वपूर्ण है, ये शायद उससे और ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो सर ने कहा कि अब सबसे पहले मुझे पर्यावरण अध्ययन पे ही देना पड़ेगा, तो उम्मीद है कि इससे हम अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब हम लास्ट बात, खोज परख तरीका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, कौशलों का विकास, कौशलों के प्रति सजगता, ये जो 5 बातें हैं,
इन 5 बातों के इर्द गिर्द ही हमारी कक्षीय प्रक्रिया चलेगी। जैसे ही वो चलेगी तभी हम पर्यावरण अध्ययन के साथ न्याय कर पाएंगे। तो कृपया इन 5 बातों को अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिखने का आज काम करें। हम आज शाम को उस पर कुछ और थोड़ी बातचीत करेंगे और इस पर केंद्रित रहेंगे कि जब भी हम कोई किसी कक्षीय प्रक्रिया की बात करते हैं या किसी विषय वस्तु को किसी कक्षीय प्रक्रिया में सीखने सिखाने की बात करते हैं तो ये देखें कि क्या ये 5 एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कौशलों का विकास, उसके प्रति सहयोग, उसकी सजगता एवं प्रयोजन के प्रति सजगता, आलोचनात्मक तरीका, खोजपरक तरीका, इन बातों को आप एक इंटीग्रेशन, बाकी चीज़ों का इंटीग्रेशन, इन चीज़ों को आप कृपया सोचें और उसी के आधार पे हम अपने अपने विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का कार्य शुरू करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे। इसके साथ अभी हम लंच ले लें।